हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हमने लास्ट किया था लेक्चर हमारा वर्क एनर्जी पावर में हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो तो कर लिया होंगे आपने, वो टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। या आइंस्टीन की जो मास और एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है उसको उसने एक इक्वेशन से दिखाया है। तो फेमस इक्वेशन है आइंस्टीन की क्या। तो हमारे पास टॉपिक है आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन। तो आइंस्टीन ने क्या बताया है, तो उसने एक इक्वेशन लिखी है E = mc²। E जहां पर एनर्जी है, m जो है दैट इज मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये रिलेशन क्या कहती है हमें, देखो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्टेबल। मतलब एनर्जी जो है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मास में, और मास जो है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी, मतलब वाइस वर्सा। कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी मास है वो c की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो जो मास है वो एनर्जी में मास जो है वो डिस्पियर हो जाएगा किसके अंदर, एनर्जी के अंदर, मतलब कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी के अंदर। और अगर एनर्जी है तो एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मास के अंदर। ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये एनर्जी और मास के बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि एनर्जी और मास दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं विद दिस इक्वेशन। ओके, तो ये तो एक इक्वेशन है। इसके बाद में जो आता है हमारे पास दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि इट स्टेट्स दैट, ये लॉ हमें क्या बताता है, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी destroyed, but it can change into one form to another form। क्या है कि एनर्जी को तो हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना एनर्जी को हम नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है, जैसे कि हमने एग्जांपल पीछे किया था कि कोई ऑब्जेक्ट, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, काइनेटिक को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। मतलब एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी के अंदर चेंज किया जा सकता है। ठीक है। तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी की फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है, लेकिन कभी भी जो एनर्जी है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या नई एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट दे सकते हैं हम, या फिर लिख सकते हैं दूसरी स्टेटमेंट क्या है, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि वो सिस्टम जिसका किसी दूसरे सिस्टम के साथ कोई इंटरेक्शन ना हो, अपने आप में सिंगल अकेला जो सिस्टम है दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, हमेशा कंजर्व रहेगी। तीसरी स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं कि जो यूनिवर्स है हमारा, उस यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है, मतलब कांस्टेंट है, फिक्स एनर्जी है।
सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलती रहती है, लेकिन पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें हम ये स्टेटमेंट याद रख लेते हैं, इंपॉर्टेंट आपके पास यही है, ज़्यादातर हम इसको ही पढ़ते हैं स्टार्ट से। तो एनर्जी को ना तो बना सकते हैं ना एनर्जी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है? इसके बाद में जो आता है दैट इज पावर। क्या होती है? एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पावर। पावर की स्टेटमेंट हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर दोबारा से हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पावर क्या होती है? हिंदी से अगर इसको हम समझे तो शक्ति किसे कहते हैं। तो हमने पहले वर्क पढ़ा है, वर्क क्या होता है, फिर हमने एनर्जी पढ़ी है, एनर्जी क्या होती है, अब हम पावर पढ़ रहे हैं कि पावर किसे कहते हैं। तो जब हमने एनर्जी की बात की थी कि एनर्जी क्या होती है, तो किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। कि क्या हम वो काम कर सकते हैं, उस काम को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उतना वो आपके पास एनर्जी है या नहीं है। तो एनर्जी और वर्क दोनों सेम चीज़ होती है कि हमने कोई भी काम किया, इसका मतलब हमने उतनी एनर्जी खर्च की है। वो तो जो कैपेसिटी है किसी भी काम को करने की वो होती है एनर्जी। पावर क्या होती है कि किसी भी चीज़ की शक्ति क्या होती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है या कोई डिवाइस है, कोई मशीन है, उसके काम करने की दर क्या है, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम को करने की दर, कि कोई जो काम है वो कितने समय में पूरा हो रहा है या कितने समय में वो काम किया जा रहा है। ठीक है? तो किसी काम को करने में ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब जो डिवाइस है, जो मशीन है, कोई भी पर्सन है, कोई ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी काम कर रहा है, तो उस काम का अगर वो काम करने में समय ज़्यादा लगा रहा है तो इसको बोलेंगे हम कि उसकी जो पावर है वो क्या है, कम है। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि मान लो हमें कुछ ईंट रखी हुई है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, उसको हमें सेकंड फ्लोर पे पहुंचाना है। ठीक है? तो एक बच्चा है जो 4th-5th क्लास का है, छोटा बच्चा है, और एक कोई बड़ा पर्सन है, मान लो 10th-12th क्लास का कोई बच्चा है। उनको बोला जाए कि आपको ये 100 ईंट्स जो हैं वो आपको छत पे रख के आनी है। तो जो बड़ा बच्चा है वो उस काम को जल्दी कर देगा, और जो छोटे वाला बच्चा है वो एक एक दो दो ईंट लेके जाएगा, बड़ा बच्चा एक बार में 10 ले जाएगा। मतलब जो बड़ा बच्चा है वो उस काम को कम समय में कंप्लीट कर देगा जो कि उसको दिया गया है। वही काम अगर हम किसी छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो वो उस काम को करने में टाइम ज़्यादा लगाएगा। ठीक है? तो दो पर्सन है, सेम काम को कर रहे हैं, अलग अलग समय में कर रहे हैं। तो अलग अलग समय में कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास क्या है कि जो पावर है उस बड़े स्टूडेंट्स की, उस बड़े बच्चे की जो कि उस काम को कर रहा है, उसने कम समय में काम कर दिया, इट मीन्स उसकी पावर क्या है, ज़्यादा है। छोटा बच्चा है, उस काम को करने में समय ज़्यादा लगा रहा है, इट मीन्स उसकी पावर क्या है, कम है। तो पावर होती है किसी भी काम को करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने समय में काम किया जा रहा है। ज़्यादा समय लगता है किसी काम को करने में, इट मीन्स वहाँ पर उसकी पावर कम है। कम समय में काम हो जाता है, इट मीन्स पावर ज़्यादा है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास एक बाइक है और एक गाड़ी है। ठीक है? हमें एक डिस्टेंस ट्रेवल करनी, मान लो 100 किलोमीटर की, एक हम बाइक के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं, एक हम गाड़ी के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं। तो गाड़ी का जो इंजन होता है उसकी पावर बाइक वाले इंजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब वो उस 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को जल्दी कवर कर सकता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। फास्ट मूव करेगा तो फास्ट मूव कर, जल्दी काम करेगा तो जल्दी काम करेगा। मीन्स उसकी जो पावर है उस इंजन की, जो गाड़ी का इंजन है उसकी पावर ज़्यादा है, बाइक का जो इंजन उसकी पावर कम है। तो जिस इंजन की पावर जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी जल्दी काम करेगा, जिसकी पावर कम होगी वो उतना ही धीरे काम करेगा। मीन्स पावर का टाइम के साथ रिलेशन है कि जितना हमने समय ज़्यादा लगाया किसी काम को करने में, इट मीन्स वहाँ पर जो पावर है उस पर्सन की, उस मशीन की क्या होगी, कम होगी। तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम से हम लिखते हैं। ओके?
तो यहाँ पर जो है पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वर्क जो है वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम जो है टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों स्केलर क्वांटिटी है, तो पावर जो आएगी वो भी क्या आएगी? स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, इसके बाद हम इसकी एसआई यूनिट करते हैं। एसआई यूनिट क्या आएगी पावर की? तो वर्क की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज जूल अपॉन में टाइम की जो है दैट इज सेकेंड, जूल पर सेकेंड, और इसको हम नाम देते हैं क्या? वाट। डब्ल्यू से इसको लिखा जाता है। यदि हमारे पास किसी भी डिवाइस ने जो है वो वर्क किया 1 जूल, कितने समय में? टाइम लगाया 1 सेकेंड, तो हम ये कहेंगे कि उस डिवाइस की जो पावर है दैट इज 1 वाट। कोई डिवाइस है, कोई पर्सन है, मान लो किसी काम को 1 सेकेंड के अंदर कर रहा है और काम कितना? 1 जूल। 1 जूल वर्क करने में कितना समय लगे? यदि 1 सेकेंड, तो हम ये कहेंगे कि उसकी जो पावर है दैट इज 1 वाट। ठीक है, तो ये इसकी एसआई यूनिट्स है। एसआई यूनिट है। कुछ अदर यूनिट्स, बिगर यूनिट्स इसकी क्या क्या आती है? बिगर यूनिट्स ऑफ पावर, बड़े यूनिट्स से 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 10 की पावर 3 वाट। 1 हॉर्स पावर HP, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, तो ये कुछ बिगर यूनिट्स है पावर की। बड़ी यूनिट्स जो है 1 किलोवाट में कितने वाट पावर होती है, 1 हॉर्स पावर में 1 HP में कितनी पावर होती है? तो 746 और 10 की पावर 3 वाट। इसके बाद में इसका डायमेंशन फॉर्मूला, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला, तो वर्क अपॉन में टाइम। तो वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है दैट इज m1 L2 T-2, टाइम का क्या होता है? T1। वर्क का निकालने के लिए आप किसका निकालोगे? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का m1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट का L1, तो वर्क का हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का m1 L2 T-2 अपॉन में T1, तो पावर इज इक्वल टू m1 L2 T- में 3 आ जाएगा। ये हमारे पास पावर का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो पावर क्या होती है? किसी भी काम को कितने समय में कंप्लीट किया जा रहा है, तो पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन में टाइम, एक स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या होती है? वाट होती है। 1 वाट कब कहेंगे? यदि कोई भी पर्सन है, कोई ऑब्जेक्ट है, किसी काम को जो है वो 1 जूल वर्क को 1 सेकेंड में कंप्लीट करता है, तो उसकी पावर क्या कहलाएगी? दैट इज 1 वाट। बिगर यूनिट्स क्या क्या है? 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 HP 746 वाट। डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 T-3। ठीक है, तो ये आपके पास पावर है, पावर की स्टेटमेंट, पावर की यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला, इसमें आपको ये करना। ओके, फिर बात आती है इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है। किसी भी डिवाइस की या किसी भी पर्सन की, कोई ह्यूमन, देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है इसकी हम बात करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो है हमारे पास दैट इज कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पावर, अभी मैंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पावर हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है। वर्क जैसे जैसे करता जाता है वैसे वैसे उसकी जो पावर है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, मान लो हमारे पास हम 2 पॉइंट्स के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, पर्सन इस ऑब्जेक्ट को जो है मूव करा रहा है, आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, A पॉइंट से B पॉइंट तक इस ऑब्जेक्ट को मूव कराकर ले जा रहे हैं। हम क्या करेंगे? किन्हीं भी 2 पॉइंट्स बिल्कुल क्लोज 2 पॉइंट्स के लिए C to D, ये जो है यहाँ पर 2 पॉइंट्स है C से D। जब ऑब्जेक्ट को C पॉइंट से D पॉइंट तक पहुंचाएगा तो यहाँ जो स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा T टाइम, वर्क जो आएगा मान लो डेल्टा W। तो C to D पहुंचाने में जो
ये वर्क करेगा, इसकी पावर जो होगी, अगर यहां पर डेल्टा टी टेंस टू 0, टाइम लिमिट क्या ले रहे हैं, डेल्टा टी टेंस टू 0, तो जो एवरेज पावर आएगी, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज पावर such that time approach to 0, कि हमारे पास जो एवरेज पावर होगी, तो एवरेज पावर हम यहाँ पे लिखेंगे, तो पावर इज इक्वल टू सी टू डी के लिए मान लो एवरेज पावर दैट इज डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में डेल्टा टी, ये एवरेज पावर हमने मान ली। सी पॉइंट से डी पॉइंट तक एवरेज पावर, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है और कितना टाइम लिया गया है, कितना वर्क अपॉन में कितना टाइम। तो यहां जो आपके पास इंस्टेंटेनियस जो आएगी पावर, इंस्टेंटेनियस दैट इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में डेल्टा टी। तो जो एवरेज पावर है उस एवरेज पावर की हम क्या लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू, और टाइम जो है किसको टेंस कर रहा है, 0 को। सी टू डी जो टाइम इंटरवल है दैट इज टेंस टू 0, बहुत ही स्मॉल टाइम है। तो यहां पर जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसको हम क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस पावर किसी भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहां जो पावर है डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखी जाती है, किस किस की, फोर्स एंड वेलोसिटी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लिखते हैं पावर को। किस तरीके से लिखते हैं देखो, तो अभी हमने यहाँ पे लिखा है कि जो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच में जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो हमारे पास मान लो यहाँ सी पॉइंट से डी पॉइंट तक ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, तो ये हमने मान ली कितनी, डी एस मान ली। तो यहां पर जो इंस्टेंटेनियस पावर अभी हमने लिखी है दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। स्मॉल वर्क फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जो सी पॉइंट से डी पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट है, सी पॉइंट से डी पॉइंट तक दिस डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल। तो ये जो पर्सन वर्क कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, तो वो वर्क भी क्या आएगा, स्मॉल। तो स्मॉल वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू में कितना फोर्स लगा रहा है, एफ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ds, ठीक है। तो हमारे पास पुट करेंगे वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में करेंगे तो पावर इज इक्वल टू डी बाई डी टी एफ इंटू में डी एस। सो डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, एफ इंटू में डी एस। तो डी एस बाई डी टी, तो P इज इक्वल टू एफ डी एस बाई डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू द चेंज इन टाइम, तो दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ds बाई डी टी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो P इज इक्वल टू एफ फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में हम यहाँ पर वेक्टर लेकर क्या लिखेंगे, पावर को, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है तभी जो क्वांटिटी मिलती है वो आपको कैसी मिलती है, स्केलर मिलती है। अगर दो वेक्टर के बीच में क्रॉस हम लगाते हैं तो यहाँ पर ये पावर क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी। क्लियर है। तो इसमें आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर और पावर डॉट प्रोडक्ट होती है किस किस का, फोर्स का एंड वेलोसिटी का। और लास्ट एक जो हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल एनर्जी होती है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो जो 1 किलोवाट आवर है ये क्या होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर, दिस इज 3.6 इंटू 10⁶। हम 10th क्लास में निकाल चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं, तो ये आपको इसमें करना है, ठीक है। तो ये आपका जो पावर है कंप्लीट है। इसके बाद में हम जो है
क्या पढ़ेंगे, कोलिजन्स के बारे में। ओके, तो पावर क्या होती है, यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला है, उसकी सारी चीज़ें आपको इसमें करनी है ये। तो आज के लिए आपके पास ये टॉपिक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे कोलिजन्स के बारे में। तो तब तक के लिए आपको ये करना, ओके, पढ़ते रहिए ये।